ड्रामा की शुरुआत में हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहां पर डे केयर पढ़ा जा रहा होता है कि क्राउन प्रिंस दूसरी शादी करने वाले हैं जो कि चू जनरल की बेटी है यून शाओ और जो उनकी पहली पत्नी है श्याओ क्युंग उन्हें अपनी क्राउन प्रिंसेस के पोजीशन से नीचे गिराया जाता है, उनको कॉन्कोबाइन बनाया जाता है। 10 दिनों के अंदर ही क्राउन प्रिंस की शादी होगी। सब कह रहे होते हैं हाँ एक छोटी सी डॉक्टर है, आखिर ये क्राउन प्रिंसेस कैसे बनी रह सकती थी। लेकिन जब डे केयर प्रिंसेस क्विंगसू के पास आता है तो वो लेने से मना कर देती है क्योंकि उनका कहना था कि उनके हस्बैंड ने उनसे वादा किया था कि वो अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी कॉन्कोबाइन नहीं लाएंगे। बट आज उस वादे का उल्लंघन किया जा रहा है खुद उसके हस्बैंड द्वारा। ये बात एक लड़की कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। क्राउन प्रिंस पे जियान बोलते हैं तुम्हें इतनी क्यों दिक्कत हो रही है, तुम एक छोटी सी डॉक्टर हो और मैं एक क्राउन प्रिंस। हर एक क्राउन प्रिंस की जिंदगी में कम से कम कुछ वाइफ्स तो लिखी ही होनी चाहिए, वैसे मैं भी शादी कर रहा हूँ, ये जरूरी होता है। कहती है ये मत भूलो कि जब तुम मरने वाले थे तुम्हारे फ्यूनरल की तैयारी की जा रही थी, मैं थी जिसने तुम्हें बचाया था और आज तुम मुझे ही उल्टा ज्ञान दे रहे हो। तुम एक डेविल हो और डेविल के पास रहना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। मुझे याद है कि जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए मना किया था, कई बार मना किया था, तुम दिन रात बाहर बैठ के अपने फादर के सामने चिल्ला रहे थे कि मुझे क्विंगसू से शादी करनी है, मुझे क्विंगसू से शादी करनी है। लेकिन आज 3 साल बाद तुम्हारा इरादा बदल क्यों गया। कहता है क्योंकि मैं क्राउन प्रिंस बन गया हूँ और जो जनरल के साथ मेरा फायदा है। कहती है फायदा तुम देखो, मैं तुम्हारे साथ अपना कोई भी फायदा नहीं देख रही हूँ और अब मैं तुम्हें डाइवोर्स देती हूँ क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच का जो भी रिश्ता था ना अब वो खत्म हो चुका है। बाहर निकलती है तो वहां पर बस उसे अपने हस्बैंड की बातें याद आ रही थी कि वो अपने हस्बैंड की नजरों में ना कभी ऊपर ही नहीं बढ़ पाई। वो बस एक छोटी छोटी सी गांव की डॉक्टर ही है और उसकी नजर में जो कोई मंत्री की बेटी है, जनरल की बेटी है ना, वही सबसे बढ़िया है और वही क्राउन प्रिंसेस बनने के लायक है। ये बात क्राउन प्रिंसेस को परेशान कर रही थी। पता चलता है कि क्राउन प्रिंसेस असल में नानझाओ किंगडम की इकलौती प्रिंसेस है जिससे पूरा का पूरा साम्राज्य डरता है। जहां पर वो कदम रख दे वो जगह उनकी हो जाती है, इंसान को अपना कह दे वो इंसान उनका हो जाता है और बस वो थोड़े दिनों के लिए अपना रूप बदलकर बस सिटी सिटी घूम रही थी क्योंकि वो थक गई थी अपना किंगडम संभालते संभालते। और इसी बीच उनकी मुलाकात पे इझान से हो गई थी और वो उनका इलाज करने लगी, उन्हें उनसे प्यार हो गया और शादी भी कर ली। लेकिन अपनी आइडेंटिटी उन्होंने हमेशा ही छिपा कर रखी। आज जब उन्हें इतना बड़ा धोखा मिला है, प्रिंसेस अपने पुराने घर वापस जाना चाहती, बिना तलाक के वो कैसे जाए, इसी वजह से वो किसी भी तरीके से तलाक लेना चाहती थी सामने से। तब तक हम देखते हैं कि जिसकी शादी पे ध्यान से होने वाली थी ना प्रिंसेस शाओयू, वो आ जाती है। कहती है देखो मैं आ गई हूँ, चलो मेरे सामने नील डाउन हो जाओ क्योंकि मेरी तो शादी 10 दिनों के बाद है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी सेरेमनी में तुम नहीं आओगी, तुम्हें जबरदस्ती बुलाऊंगी। आखिर तुम मेरे होने वाले हस्बैंड की पहली वाइफ जो हो। कुंगसू की मेड बोलती है कि जरा तमीज में रहो, मेरी प्रिंसेस तुम्हें कभी भी सल्यूट नहीं करेंगी, अगर करना है तो तुम्हें करो क्योंकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। बिना शादी के इतना हुक्म जताना अच्छी बात नहीं है। कहती है ऐसे कैसे कह सकती हो, दासियों इसको मारो जाकर क्योंकि ये यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल रही है। कुंगसू बोलती है कि मेरे सामने ज्यादा मत बोलना वरना तुम्हारा क्या हाल करूंगी। कहती क्या हाल करोगी। कहती है जरा इनकी दासियों को 2-2 4-4 थप्पड़ लगाओ मेरी तरफ से। क्योंकि मैं थप्पड़ मारती है तो पीछे से प्रिंस आ रहे हैं तो नाटक करने लगती है कि मैं जानती हूँ सिस्टर कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो लेकिन इस तरह मेरे लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है। तब यहाँ पर प्रिंस आते कहते क्या हुआ, जो है शाओयू का नाटक करने लगती है। किंगसू की मेड मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, इसने मेरी दासियों को भी मारा। प्रिंस कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और क्राउन प्रिंस किंगसू के मेड को मारने चलते हैं तो प्रिंसेस उसका हाथ पकड़कर नीचे गिरा देती है। कहती याद रखो हमारा और तुम्हारा रिलेशनशिप ना एकदम खत्म हो चुका है, तो बस डाइवोर्स के पेपर पर साइन करने का सोचो। कहता कभी भी साइन नहीं करूंगा, तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, तुम्हें मैं अक्ल सिखाऊंगा। कहती है देखो ना ब्रदर, देखो ना ब्रदर, उसका हाथ चटक कर आगे चला जाता है। अब वो गार्डन में खड़ी होती है जहाँ पर याद आता है कि जब वो आई थी इस महल में, यहाँ के सारे नौकर एकदम लेजी, कोई काम नहीं करते थे, इधर से उधर भागा करते थे, चीजें चुरा कर लेकर जाया करते थे। लेकिन जब वो आई उसने हर चीज संभाली, क्राउन प्रिंस को संभाला। जब क्राउन प्रिंस सही हो गए तो उन्होंने दूसरी शादी करने का सोच लिया। कहते हैं क्राउन प्रिंस तो कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो, तुम तो सच में मेरी नजरों में गिर गई हो, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा कर रही हो जबकि मैं सिर्फ एक शादी ही कर रहा हूँ। कहती अच्छा तुम
तुम एक शादी कर रहे हो, लेकिन याद रखो कि तुमने क्या कहा था। कहता मैंने जो कहा था, लेकिन अभी मैं क्राउन प्रिंस बन चुका हूँ, तुमको कितनी बार बताऊं, मुझे उस शायू से शादी करनी ही है। तो कहती कर लो, तुम्हें जितनी शादी करनी है करो, लेकिन मेरे जाने के बाद जब तक मैं हूँ तब तक तुम शादी नहीं कर सकते। इन 10 दिनों में मुझे डाइवोर्स पेपर पर साइन चाहिए। कहता नहीं करूंगा, देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। देखते हैं वहां पर किंगशु का एक और सैनिक आ जाता है। कहता है आप तो काफी आगे निकल चुकी हैं। यहाँ पर किंगशु कहते हैं कि तुमने अभी तक मुझे फॉलो करना नहीं छोड़ा। कहता है कि आखिर प्रिंसेस को कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ, भले ही उन्होंने कैपिटल को छोड़ दिया है, आखिर मेरा काम है अपनी प्रिंसेस का ध्यान रखना। आर्मी को तैयार करो, 10 दिनों के अंदर यहाँ पर पहुंचे, और अगर डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं हुआ तो सारी की सारी सिटी को मार दिया जाए। कहते हैं ठीक है प्रिंसेस, जैसा आप कहें। अभी हम देखते हैं सैनिक बाहर खड़े होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि नानझाओ के सबसे क्रूबल मंत्री जो है इसी तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, डायनोंग बॉर्डर को पार करना था और महल के अंदर एंट्री लेनी थी। जनरल भी आए हुए होते हैं जो प्रिंसेस के बहुत खास होते हैं। कहते हैं कि मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा, मुझे प्रिंसेस से मिलना है। कहते हैं लेकिन आप नहीं जा सकते, बाहर इतनी ज्यादा सेना देखकर सैनिक डर जाते हैं। कहते हैं कि ये संदेशा जो है भेजने को कहा जाता है मैजेस्टी को कि भेज दो, क्यों युआन आने वाला है जो सबसे खतरनाक है, वो किसी को नहीं छोड़ता और 1 लाख की सेना भी उसके साथ आ रही है। कहते चल से जल्द पहुंचो क्योंकि डेंजर आ चुका है। इधर हम देखते हैं प्रिंसेस बैठी होती है तो सैनिक बताता है आर्मी का जो सप्लाई फूड है ना वो भी बढ़ा दिया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो, साथ में हमारी सेना वहां से निकल चुकी है। हम देखते हैं महल का सीन जहाँ पर अभी भी शायो ना रो रही होती है और अपने भाई को लेकर आती है कि क्विंगसू ने उसकी मेड को मारा और उसे भी मारने की कोशिश की। उसका भाई कहता है ये जो सर्वेंट को मारा गया है उसके लिए न्याय होना चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। कहते ठीक है उसको बुला के लाओ और ताकि वो यहाँ पर शायू से माफी मांग सके। क्राउन प्रिंस से कहा जाता है कि उसको बुला कर लाओ। क्राउन प्रिंस कहते हैं वो जरूर आएगी, बस इंतजार करो। सामने से क्विंगसू आ जाती है। कहा जाता है कि अपनी मेट्स को सफाई दे कि आखिर उसने जो है शायू की दासियों को क्यों मारा। कहती है कि मेरी मेट कभी भी कोई भी रीजन नहीं देगी कि उसने क्यों मारा है, उसके पास हक है, अगर कोई भी उसे बुली करेगा ना तो वो उसे मारेगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम ज्यादा बोल रही हो। कहती है कि मैंने शुरुआत नहीं की थी, हाँ अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही ना डाइवोर्स पेपर पर साइन करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहती है शायू कि तुम माफी क्यों नहीं मांग लेती, अब तुम कॉन्कुबाइन बन चुकी हो और मैं क्राउन प्रिंसेस, तब भी तुम इतना ज्यादा आगे बढ़ रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं साइन नहीं करूंगा कुछ भी हो जाए। शायू का भाई बोलता है कि देखो नील डाउन हो जाओ, अभी के अभी माफी मांगो, और गाली देने लगता है कि तुम्हें गिल्ट महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहती है गिल्ट, वो भी मुझे, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। गिल्ट तो तुम सबको महसूस होना चाहिए कि यहाँ पर शादी करा रहे हो, जबकि पता है कि एक आदमी की शादी हो चुकी है। लेकिन कुछ भी कहो, जब मेरा हस्बैंड ही इतना खराब है तो वैसे भी मुझे इसकी लाइफ में नहीं जाना है। अब यहाँ पर शायू का भाई बोलता है तुम बहुत एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। कहती अपना फेस देखो जो कितना अगली है और कितना खतरनाक, लोग देखे तो डर जाएं। अब इस पर जनरल को लगता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है। कहती बेइज्जती क्या, तुम जैसे लोग ना मेरे यहाँ कुत्ते बनने लायक भी नहीं है। कहते तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई अचीवमेंट नहीं है, तुम सिर्फ एक छोटी सी डॉक्टर हो और यहाँ पर नॉनसेंस बातें कर रही हो। कहती है नॉनसेंस बातें शुरुआत किसने की थी, भौंकने की यहाँ पर तुमने स्टार्ट किया था ना, तो तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। यहाँ पर शायू बोलती है कि मैजेस्टी देखिए ना ये कितना बोल रही है, मेरे भाई को भी सुना रही है। मैजेस्टी खड़े हो जाते हैं। कहते हैं सच में तुम्हें लगता है कि डायोंग रॉयल फैमिली में तुम्हें यहाँ पर जो है छोड़ा जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्वीन मदर कहती है ना तो मेरे हवाले कर दो, मैं इसको अच्छा सबक सिखा दूंगी। बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, इसका गुस्सा मैं उतार दूंगी। मेरा बेटा क्राउन प्रिंस बन चुका है और एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाली लड़की को ये बुली कर रही थी तो उसकी सजा भी इसे मिलेगी। तब यहाँ पर क्विंगसू ताली बजाने लगती है। कहती हाँ हाँ सही बात है, कॉम्प्रोमाइज मैं कर रही हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर सिंपैथी कौन गेन कर रहा है, ये शायू। लेकिन मैं यहाँ पर कॉन्कोबाइन बनूंगी ही नहीं क्योंकि मुझे तो तलाक लेना है। तुम सोचो कि तुम्हारी लाइफ में कोई कॉन्कोबाइन होती तो क्या तुम यहाँ पर बैठ पाती, सोचो ना बैठ पाती या नहीं बैठ पाती। तुम्हें तो इतनी जेलसी होती कि तुम सामने वाले को तुरंत मार डालती। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैजेस्टी भी खड़े हो जाते हैं कि तुमने अपनी वाइफ को यही सिखाया है, ऐसी ही वाहियात वाइफ से तुमने शादी की है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैं इसे अच्छा लेसन सिखाऊंगा, बस कुछ देर के लिए रुक जाओ। सैनिको इसको अभी के अभी मारो और इसे नील डाउन कराओ जब तक इसे गिल्ट महसूस ना हो। तब तो चुप हो जाओ सेमलेस लड़की। कहती तुमने मुझे सेमलेस कहा, कैसे कह सकती हो। क्विंग से उठती है और एक जोरदार थप्पड़ जो है शायू को लगाती है कि जुबान पर लगाम रखो। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुमने इसे कैसे मारा। उठती है और एक क्राउन प्रिंस को जोरदार थप्पड़ रखती है। कहती तुम भी जरा ना तमीज में रहो, मेरे सामने बस उतना ही बोलना जितना तुम्हारी औकात है। कहता और तुम्हारी क्या औकात है, तुम इस तरह मुझे कैसे मार सकती हो।
कहती है इसी तरह मैं तुम दोनों का मुंह बंद करा सकती हूँ, इतना याद रखो। थप्पड़ तुम लोगों को दिन रात याद दिलाएगा तुम लोगों ने क्या गलती की है और तुम लोग कितने सेमलेस हो। गुस्सा सातवें आसमान पर होता और वो वहां से जा रही होती है तो शायू कहती है देखो देखो क्वीन मदर, सच में इसने मेरे साथ क्या किया है। क्वीन मदर कहती है कि तुम बहुत ही बोल्ड हो गई हो, तुम्हें यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। कहती है बख्शा नहीं जाएगा, मैं इसे 10 दिन देती हूँ, 10 दिन के अंदर ये तलाक पेपर पर साइन कर देता है तो अच्छी बात है, वरना सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि सपने तो ऐसे देख रहे हो जैसे नानझाओ की प्रिंसेस हो, तुम हम लोगों का सब कुछ बिगाड़ ही लोगी। वो हंसने लगती है, कहती है बिगाड़ नहीं लूंगी लेकिन क्या पता बिगाड़ दूं। बहुत तेजी से घोड़ा महल की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पर जो है खबर बताने के लिए घोड़ा पे बेहोश हो जाता है। पता चलता है कि नानझाओ के सैनिक इधर ही बढ़ रहे हैं, इसी वजह से उनसे लड़ने के लिए किसी न किसी को चलना पड़ेगा या फिर उन्हें मनाने के लिए। पिंगसू तो हंस रही होती है कि बस कुछ दिन और बचे हैं। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ तो मुझे अपनी डायनेस्टी के लिए लड़ने के लिए जाना ही पड़ेगा। कोई मेरी कंट्री को ह्यूमिलेट करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब यहाँ पर जनरल कहते हैं लेकिन उन लोगों से लड़ पाना इतना आसान नहीं है। मन में सोच रही होती है क्विंसो की हाँ लड़ पाना आसान नहीं है क्योंकि तुम्हें तो बस ये तोहफे में जगह दे दी गई है ना जनरल की, तुमने तो कभी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं, बस यहाँ पर डॉग की तरह खड़े हो गए। पता चलता है कि लेटर में लिखा गया है कि जो नानझोन की प्रिंसेस थी वो डोयोंग सिटी आई थी जहाँ पर उन्हें ह्यूमिलेट किया गया, उनकी बेइज्जती की गई। तो कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग ये युद्ध जीत जाओगे। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम जरा चुप बैठो, इस तरह युद्ध के मामलों में औरतों का बोलना सही नहीं है। ये तुम बिल्कुल भी नेशनल अफेयर्स के बारे में नहीं जानती हो। बताया जाता है कि 5 घंटे के अंदर ही नानझाओ की आधी सेना इधर आ जाएगी, इसी वजह से उनके स्वागत के लिए पहले चलना पड़ेगा, उन्हें मनाना पड़ेगा। मैजेस्टी कहते हैं ये कैसे हुआ, आखिर इतनी जल्दी उनकी सेना कैसे आ सकती है। अभी हम देखते हैं क्यू युआन को, जहाँ पर बचपन से ही क्विंगसू के साथ क्यू युआन रह रहे थे और उन्हें जो है प्रिंसेस से भी प्यार था, लेकिन कभी वो अपने दिल की बात प्रिंसेस से कह ही नहीं पाए। प्रिंसेस ने क्यू युआन से कई बार कहा कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन जनरल ने साफ साफ मना कर दिया कि वो अपना करियर यहीं पर बनाएंगे और कभी भी शादी नहीं करना चाहते। कहते हैं ठीक है, ये मेरी तरफ से है, जब भी तुम्हें कोई लड़की पसंद आए ना तो उसे ये दे देना शादी के गिफ्ट के रूप में। कहते हैं मैं नहीं करना चाहता प्रिंसेस शादी, लेकिन वो ये भी नहीं कह पाता कि वो उससे प्यार करता है। अभी 3 साल हो चुके थे, 3 साल से यहाँ पर जनरल ने अभी तक प्रिंसेस को देखा भी नहीं था। उनके पास अभी भी वो पाउच था और वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। देखते हैं कि क्विंगसू फिर से बोलती है कि डायोंग के पास इतनी पावर नहीं है कि नानझाओ से लड़ पाए, और रही प्रिंसेस को ढूंढने की बात तो उन्हें ढूंढो ना, ताकि जल्द से जल्द उनसे माफी मांग सको। क्विंगसू की दासी बोलती है कि मेरी लेडी ही है वो प्रिंसेस। वहाँ पर सब हंसने लगते हैं कि अच्छा ये है प्रिंसेस, इसके अंदर तो जरा सी भी कैपेबिलिटी नहीं है, ये एक सिर्फ स्लेव गर्ल है, इसके आगे कुछ भी नहीं और इससे आगे हो भी क्या सकता है। जनरल कहते हैं कि ठीक है, मुझे पर्सनली जाकर हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं जिसने भी प्रिंसेस को ह्यूमिलेट किया है उसे तुरंत उसी जगह पे प्रमाण डाला जाए। यहाँ पर शायू कहते हैं कि लेकिन मैजेस्टी मुझे तो इंसाफ ही नहीं मिला। कहते हैं इंसाफ मिल जाएगा, पहले मुझे ये युद्ध के मामलों को संभालना पड़ेगा। मैजेस्टी क्राउन प्रिंस से कहते हैं अपनी वाइफ को संभाल लो, लेकिन क्राउन प्रिंस अपनी माँ से कहते हैं कि माँ आप संभालो। तो वहाँ पर एक नैनी को बुलाते हैं कि आज रात में ही वहाँ पर तुम्हें जाना पड़ेगा, आज रात में तुम अपनी वाइफ के पास जाओ, उसके साथ अच्छा वक्त बिताओ, शायद उसके बाद वो मान जाए, क्योंकि औरतें हमेशा पेट पर ही खुश रहती हैं। देखो वो तुम्हारी बातों में हाँ मिलाएगी, वैसे भी उसके पास कोई मार्शल आर्ट की ताकत तो है नहीं, वो सिर्फ जेलेसी की वजह से कह रही है। कहता है ठीक है मदर, जैसा आप कहें। रात हो जाती है, खड़ी होती है वो, तब यहाँ पर उसकी मेट कहती है कि आपको दुख हो रहा है क्या। कहती है नहीं दुख नहीं हो रहा, वो बस मेरे एक सपने जैसा था, सपना टूटा, सुबह हो गई और मुझे अब अपने सपने से आगे बढ़ जाना चाहिए। भी ऐसे पर्सन के साथ रहना और उसके साथ अपनी यादों को जोड़ना अच्छी बात नहीं है। अपना टाइम स्पेंड करने से पहले पेजियान वहाँ पर नैनी को लेकर आता है ताकि नैनी उसे अच्छे से रूल समझा सके, क्योंकि आज उसने जो किया ना पैलेस के रूल के खिलाफ था। नैनी कहती है कि आज तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। तब मेट कहती तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरी मिस को सिखाओगी, और तुमने अभी तक मेरी मिस के सामने ग्रीट क्यों नहीं किया। कहती मैं ग्रीट करूंगी, कोई रूल्स नहीं है, वल्गर है एक नंबर की, अभी बताती हूँ। मारने चलती तो उसकी दासी एक ही थप्पड़ में उसे नीचे गिरा देती है कि खबरदार अगर मेरी मिस की तरफ बढ़ी। कहती कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अकल तो सिखानी ही पड़ेगी ना, लेसन सिखाना है इसको, चलो आ जाओ और इसके गले पर तलवार रखो। किंग्सू कहती है कि अभी तक मैंने अपनी मेट को कहा था कि तुम अपनी स्ट्रेंथ किसी को मत दिखाना, लेकिन टाइम आ गया है। वो एक ही बार में दोनों सैनिकों को नीचे गिरा देती है। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम्हें मार्शल आर्ट आती है।
कहती है कि हाँ, मेरी मेड को तो और भी बहुत कुछ आता है, सेल्फ डिफेंस में वो माहिर है। कितने भी लोग आए वो मार कर नीचे गिरा देगी। और यहाँ पर अब प्रिंसेस कहती है कि ज़रा इस नैनी को भी जोरदार थप्पड़ मारो। उसको भी थप्पड़ पड़ता है। कहती है तुम मुझे थप्पड़ कैसे मार सकती हो? फिर से एक थप्पड़ पड़ता है। कहती हो तुम मेरी मिस को ऐसे ह्यूमिलिएट कैसे कर सकती हो? कहती है मैं तो स्लेव हूँ, मेरे लिए कुछ करो प्रिंस, मेरे लिए कुछ करो। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं मिंगियो चुप हो जाओ वरना सच में तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। कहती है मैं तो चुप नहीं होने वाली हूँ क्राउन प्रिंस। हाँ, अगर आपको चुप रहना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तब पेशवान कहता है देखो मैं तुम्हें हर चीज के लिए माफ करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहती कितनी रेडिकुलस बातें कर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहता है क्यों, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही? मैंने तो बस यही कहा था कि नील डाउन होकर माफी मांग लो, हाइपोक्रिटिकल बनना तुम्हारी फितरत में है। लेकिन ये जान लो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और ना ही तुम्हारी कंकुबाइन बनना स्वीकार करूंगी। कहता है लेकिन तुम्हें तो कोई बच्चा भी नहीं है इतने सालों में, और तुम्हें क्या लगता है तब भी तुम यहाँ पर क्राउन प्रिंसेस बनने लायक हो? तभी नैनी आती है, कहती है कि ये टेक्निक है जिसे आप यूज कर सकते हैं और इसे अच्छा सबक सिखा सकते हैं। बेड पर ये काफी कारगर होता है। क्राउन प्रिंस कहते हैं लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। नैनी लेकर आई हुई है रस्सी कि इसे बेड में बांध दो और जबरदस्ती करो इसके साथ। उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में उठा लेता है। कहता है चलो। पर क्विंचू को मार्शल आर्ट बहुत अच्छी आती थी। प्रिंसेस उठती है और 2 ही बार में घुमाकर उसे बांध देती हैं। कहती तुम मुझे बांधना चाहते थे ना, चलो मैं तुम्हें बांध देती हूँ। और नैनी को भी बेहोश करके बगल में लिटा देती है। कहती है जेंटल बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कहती है हस्बैंड? वो भी तुम बिल्कुल भी हस्बैंड नहीं हो, तुम तो हस्बैंड बनने के लायक ही नहीं हो। वहां पर उसे मारने लगती है और नैनी को भी मारती है। क्राउन प्रिंस को उसी कोड़े से जिस कोड़े से नैनी मारने वाली थी ना लगातार मारती रहती है। कहता है कि तुमने मुझसे छिपा कर रखा कि तुम्हें मार्शल आर्ट आती है, तुम्हारी मेट को भी आती है, आखिर तुम चाहती क्या हो? कहती है मैंने तो तुमसे इतना कुछ छिपा कर रखा है ना कि तुम समझ भी नहीं सकते। तुम्हें तो बहुत गिल्ट महसूस होगा कि तुमने मुझे बिट्राई करके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फिर से मारती है, उसके बॉडी पर ना निशान बन जाते हैं। कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इतना याद रखो कि मैं तो तुम्हें डाइवोर्स भी नहीं दूंगा। भले ही तुम मर जाओ या मैं मर जाऊं तब भी मैं तुम्हारे साथ घोस्ट बनकर रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहती है फूल बनने की कोशिश मत करो, इतना याद रखो कि सेंसिबल बने रहोगे तो अच्छा है। सिर्फ 10 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, जिसमें से कई दिन बीत चुके हैं। और मिंगियो आती है और हंस रही होती है प्रिंस के ऊपर कि अरे 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 अरे, क्या हालत की है मेरी प्रिंसेस ने तुम्हारी। क्राउन प्रिंस की जैसे ही रस्सियां छुड़ाई जाती है तो कहते हैं कि सारे मेंबर्स को बुलाया जाए ताकि जो 3 सालों में इसका हाल नहीं कर पाया ना उसका ये हाल करो और इसे मौत के घाट उतार दो, क्योंकि मैं इसे जिंदा रहते हुए नहीं दे सकता। कहता है कि प्रिंसेस मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इधर हम देखते हैं कि शाह कुंगू जो है चेस खेल रही होती है। यहाँ पर बताया जाता है कि आर्मी को आने में बस अब 2 दिन बाकी है। क्या 2 दिन में है आपका हस्बैंड तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा? कहती है मेरी आर्मी इतनी पावरफुल है और उससे कोई भी लड़ने का नहीं सोचेगा। इधर महल के अंदर सीन देखते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि फूड सप्लाई तो बहुत पहले उस आर्मी के पास पहुंच चुकी है। क्राउन प्रिंस कहते हैं लेकिन मैंने कहा था ना कि उन लोगों को कुछ नहीं देना है। कहते हैं उन लोगों के सामने तो हम लोगों की बस एक छोटी सी सिटी है, हम लोग क्या कर पाएंगे? नांझाओ आर्मी से डील करना इतना आसान नहीं है, हम सबके सब खाक में मिल जाएंगे। तभी सैनिक भागते हुए आता है कि बस 10 मील बचे हैं, वो लोग इंपीरियल सिटी में पहुंच चुके हैं। अगर उन लोगों को नहीं रोका गया तो आज यहाँ पर सिर्फ खून की नदियां बहेंगी। आपको जल्द से जल्द चलना पड़ेगा और उनकी प्रिंसेस से माफी मांगनी पड़ेगी। कहते प्रिंसेस है कहाँ जो उनकी प्रिंसेस से माफी मांगा जाए? आखिर प्रिंसेस मिले तो माफी भी मांगा जाए। अभी यहाँ पर कहा जाता है कि अगर प्रिंसेस से माफी नहीं मांग पा रहे तो पर जो क्राउन प्रिंसेस की कॉन्कोबाइन है ना उसे यहाँ पर बुलाया जाए। अगर कुंसू ही इस मुद्दे को हल कर सकती है तो उसे ही बुलाओ। वहाँ पर आती है, कहती है कि मैं तो कुछ नहीं करने वाली हूँ, मुझे धोखा मिला है, जब तक इसके तलाक के पेपर पर साइन नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम इतना मत बोलो क्योंकि तुम्हें यहीं पर मरना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ। बस तुम्हें यही तो कहा जा रहा है ना कि तुम उस आर्मी से डील करो क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि तुम डील करो। कहते मैं डील नहीं करूंगी, मेरी बस एक शर्त है कि तलाक के पेपर पर साइन किया जाए। अगर तलाक के पेपर पर साइन कर दिया जाएगा ना तो मैं बिना देर के चली जाऊंगी उन लोगों के पास, उन लोगों की जो भी डिमांड होगी मैं उसे पूरा करूंगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं तुम्हें इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में, उसके नेक्स्ट लाइफ में, जितनी भी नेक्स्ट लाइफ होंगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
कहती फिर ठीक है तुम लोग मरो यहाँ पर, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। अब बहुत देर तक सोच विचार किया जा रहा होता है। सब कहते हैं कि प्रिंसेस इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, डाइवोर्स पेपर पर साइन करना ही पड़ेगा। कहते हैं फादर मैं नहीं करूंगा। तभी पता चलता है कि आर्मी सिटी गेट पर आ चुकी है। क्राउन प्रिंस कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं बात करता हूँ उन लोगों से। जाते हैं जनरल से बात करने के लिए। तो क्यूआन कहता है कि तुम इतने कैपेबल नहीं हो और ना ही इतने एलिजिबल कि तुम मुझसे बात कर पाओ, हटो रास्ते से। तेजी से महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही महल के दरवाजे पर जाते हैं तो उसको देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जो खूंखार दरिंदा युवान है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर क्वीन मदर कहती है कि आखिर किस डील को करने आए हैं यहाँ पर, बताइए। आप उस क्वींसू के लिए यहाँ पर आ गए, उस छोटी सी 2 कौड़ी की लड़की के लिए। कहते हैं सिर्फ आपके पास आधा घंटा है, अगर आधे घंटे में मैंने जो है क्वींसू को देखा तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। वहां पर वो रेत की घड़ी को टांग देता है, कहता है कि जल्द से जल्द उन्हें बुलाया जाए। मैजेस्टी कहते हैं जल्द से जल्द उसे बुलाओ, लेकिन क्विंग्सू जाने से मना कर देती है कि मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, मेरा एग्रीमेंट वही है, बार बार वही रहेगा चाहे जितना देर लगा लो। लेकिन इधर सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं। जब मैजेस्टी उसकी डिमांड को देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर रही है। टाइम बीत रहा होता है, सैनिक धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब यहाँ पर मैजेस्टी को थोड़ा पुरानी बातें भी याद आती है कि ऐसा पहले कई राज्यों में हुआ है जहाँ पर नानजाओ आर्मी की बात न मानने पर सबको जड़ से मिटा दिया गया था। तो खुद शायू जाती है कि तुम कितना क्यों उड़ रही हो, और गाली भी देती है कि नैरो माइंडेड लड़की, चलो ना यहाँ से, तुम्हें बुलाया जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं मिंगयू जोरदार थप्पड़ फिर से शायू को रखती है कि किस तरह से तुम मेरी मिस को गाली दे सकती हो। कहती तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा, मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े करूंगी। कहती करके दिखाओ। सारी दासियों को नीचे गिरा दिया जाता है तो शायू डर जाती है और चिल्ला भी रही होती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, बताओ ना। कहती तुम्हें जान से मारना चाहती हूँ, मरोगी। कम से कम 5-6 थप्पड़ लगातार वहां पर शायू को मिंगयू मारती है। अब शायू क्या करती है ना, चाकू उठाती है और मारने चलती है प्रिंसेस को। तभी पीछे से जो है प्रिंस आ जाते हैं। कहती है कि इसकी मेड ने मुझे बहुत मारा है, तभी मैंने ऐसा फैसला लिया। कहते हैं ठीक है तुम अभी यहाँ से निकलो, मुझे क्विंसू से बात करनी। कहती है लेकिन आप मेरे लिए फैसला लो ना। वहां पर प्रिंस भी उसको एक थप्पड़ मार देते हैं कि तमीज में रहो, भले ही वो कॉन्कुबाइन है लेकिन उससे तुम ऐसे बात नहीं कर सकती हो। कहती है कि हाँ, अगर शायद अपने 20 थप्पड़ मारेगी ना तो मैं थोड़ा बहुत सोचूंगी कि क्या करना चाहिए। कहती मैं नहीं मारूंगी, तुम्हें पता है ना कि मैं प्रिंसेस हूँ। कहती मैं बस कंफर्टेबल फील करना चाहती हो तो चलो 20 थप्पड़ मारो। प्रिंस कहते हैं मारना स्टार्ट करो। वो अपने आप को 20 थप्पड़ मारती है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं चलो तुम्हें पैलेस में बुलाया जा रहा है। कहती है मेरी रिक्वेस्ट वही है, देखो मैं तुम्हें बार बार नहीं कहूंगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं सच में तुम इतना ज्यादा गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ, लेकिन तब भी। कहते हैं बस करो फूल बनाना, मैं तुमसे एक ही बार 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 नहीं कहूंगी। मिंग्यू कहती है कि तुम पेपर पर साइन क्यों नहीं कर देते हो, सारी सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। कहता है मैं नहीं करूंगा, चलो देखता हूँ कि तुम कब तक नहीं जाती हो। वहां पर बैठकर उससे बातें करने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा तो तुम किसके पास जाओगी, कोई भी तुम्हें नहीं अपनाएगा, ना ही तुम्हारा कोई है, तुम बस अकेले थी। कहती मैं अकेले रह लूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, चलो तुम भी नील डाउन हो जाओ, मेरे सामने माफी मांगो। क्राउन प्रिंस वहां से चले जाते हैं, आने से मना कर दिया है। वो चाहती है कि डाइवोर्स पेपर पर साइन हो। मैजेस्टी कहते हैं कि ठीक है, अगर कह रही है ना तो उस पर साइन कर दो। यहाँ पर जनरल कहते हैं टाइम बीत रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा देर लगे, अगर ज्यादा देर लगेगी तो मैं भी अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दूंगा। क्वीन मदर बार बार कह रही होती है कि छोटी सी गंवार के लिए पता नहीं है जनरल इतना पीछे क्यों पड़े हैं, उससे भला क्यों मिलना चाहते हैं। प्रिंस से मिलने, मैजेस्टी से मिलने, महल का कुछ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। शायू का भाई तलवार निकाल लेता है कि तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। कहते हिम्मत है, चलो एक कदम आगे बढ़कर दिखाओ। अब यहाँ पर क्योंकि कभी भी रॉयल फैमिली में कोई डाइवोर्स नहीं हुआ था, इसी वजह से मैजेस्टी भी पीछे हट रहे थे कि डाइवोर्स होगा तो हमारे ही पूरे महल की बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। लेकिन महल को बचाने के लिए बदनामी भी सहन करना पड़ेगा। उसने बस 10 दिन का टाइम दिया था तो 10 दिन बीतने वाले हैं, आज आखिरी दिन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस साइन कर ही देते हैं आखिरकार। क्वीन मदर होती है, कहती है चलो मैं भी चलती हूँ, डाइवोर्स पेपर उसके मुंह पर मारूंगी। क्राउन प्रिंस को पता चल जाता है कि ये जो प्रिंसेस है 3 साल पहले इस सिटी में आई थी, उनका नाम मिस श्या क्विंगसू है। कहते हैं क्विंगसू, क्या सच में अपनी क्विंगसू है क्या। वो डर जाते हैं कि सच में क्विंगसू कैसे हो सकती है, वही प्रिंसेस है क्या नानजाओ की। क्वीन मदर कहती है अरे भला वो कैसे हो सकती है, वो तो बस एक गंवार सी डॉक्टर है, वो कुछ भी नहीं है, चलो हम लोग उसे सबक सिखाते हैं।
और उसे अच्छा सबक सिखाकर यहाँ से धक्के मारकर निकालेंगे। कहते हैं कि क्विंग्सू को मेरे सामने लगा और मेरे सामने लो, अपने हाथों से मैं उसके टुकड़े करूंगा। प्रिंस कहते हैं कि मैंने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। क्वीन मदर कहती है कि तुम्हारे रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया है, चलो अब नील डाउन हो जाओ और महल के अंदर चलो। कहती है कि अच्छा सच में, थोड़ी देर और इंतजार करने दो। अब वहाँ पर डाइवोर्स पेपर जैसे ही वो देखती खुश हो जाती है। यहाँ पर मिंग्यू कहती है मुझे लगता है कि क्वीन मदर आपका भी जाने का टाइम आ गया है। आप मेरी मिस के सामने ऐसे उंगली दिखाकर बात कर रही है ना, मुझे नहीं लगता है कि आपको इस तरह बात करनी चाहिए। सबसे पहले अपने इस बेजुबान को संभालो जो को आपने जन्म दिया है। आपके बेटे कहलाने लायक ही नहीं है, आपके बेटे के नाम पर धब्बा है। कहते तुमने ऐसे कैसे कहा मिंजू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जाती है मिंजू क्वीन मदर का गला पकड़कर कम से कम 5-6 थप्पड़ लगाती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये कैपिटल क्राइम है, कैपिटल क्राइम। यहाँ पर प्रिंसेस कहती है तुम मेरे मेड को इस तरह बार बार स्लेव स्लेव स्लेव, गवार गवार कह रहे हो, उसका क्या? तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मेड को इस तरह कह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्वीन मदर कहती है कि इस लड़की को पकड़ो और गाली देने लगती है। कहती है कि तुमने इससे शादी करके क्या किया, आज मुझे रिग्रेट महसूस हो रहा है। कहते हाँ मुझे भी रिग्रेट हो रहा है। क्वीन मदर जाती है, कहती वो आ रही है, उसका गाल पूरा लाल होता है तो मैजेस्टी कहते क्या हुआ गाल को? कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। टाइम बीत रहा होता है, जनरल अपनी तलवार निकाल लेते हैं, कहते हैं बस थोड़ी देर और। सबके सब डर जाते हैं। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही होती है। उसके कपड़ों को देखकर सब कहते हैं ये सच में फिनिक्स है, ये फिनिक्स किंग्सू है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये झूठ बोल रही है। पर कहा जा रहा था कि पेजवान किंग्सू अंदर आ जाइए, पेजवान किंग्सू अंदर आ जाइए, लेकिन वो अंदर आ ही नहीं रही होती है। तब यहाँ पे मिंग्यू कहती है मेरी मिस ने डाइवोर्स ले लिया, इसलिए उन्हें शाह किंग्सू कहकर अंदर बुलाया जाए। कहते ठीक है, डॉक्टर शाह किंग्सू अंदर आ जाए। वो अपने क्वीन वाले कपड़ों में अंदर आती है तो क्राउन प्रिंस कहते हैं अच्छा तो तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिल गए, उधार लिया है क्या, या मरने वाली है इसी वजह से ये पहन लिया है? लगता है कैपिटल क्राइम करने के बाद यही सब कपड़े पहने जाते हैं, हद होती है स्टूपिड बनने की। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि तुम तो ऐसे बनकर आई हो जैसे नान जाओ के प्रिंसेस हो, वाला तुम्हारा नोबल वाला कोई रुतबा भी है। तुरंत ही जनरल शाह नीचे बैठ जाते हैं कि मेरी प्रिंसेस बहुत दिनों तक जिए। सारी आर्मी भी बाहर बैठ जाती है कि यो हाइनेस आप अमर रहे, यो हाइनेस आप अमर रहे। उनको लोगों को इस तरह नीचे बैठा हुआ देख कर ना, अब इतने टाइम बाद सबसे ज्यादा क्राउन प्रिंस और सबके सब कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये झूठ है, ये कभी प्रिंसेस हो ही नहीं सकती। क्वीन मदर कहती है कि ये झूठ बोल रही है, इसने सिर्फ लोगों को बहकाया है। इन मंत्रियों के बीच काफी लंबी बहस चल रही थी कि भले ही बहकाए है, लेकिन अगर 3 साल पहले सच में क्राउन प्रिंसेस गायब थी तो यही क्राउन प्रिंसेस होगी। वो सामने जाकर खड़ी हो जाती है, कहती है मैं प्रिंसेस शाह किंग्सू, मेरी रियल आइडेंटिटी। यहाँ पर शाहयों के भाई के तो होश उड़ जाते हैं कि अभी तक वो जिससे पंगा ले रहे थे असल में वो प्रिंसेस है। वहां पर कुर्सी दी जाती है उसे बैठने के लिए। जान कहता है कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो। कहती है मेरा डाइवोर्स हो चुका है तो प्लीज अपना मुंह बंद रखो। कहते हैं डाइवोर्स तुमने जबरदस्ती लिया है। यहाँ पर क्वीन मदर कहती है कि तुम्हें शाकुंग से यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आखिर तुम यहाँ पर 3 साल रही हो। कहती है अरे 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 क्वीन मदर आपकी तो जुबान बदलते हुए देर भी नहीं लगती, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी आप रंग बदलती हैं। प्रिंसेस बोलती है कि पता है कि मैंने 3 सिटी और जो डोयोंग आर्मी थी उसको जो है फूड अपनी तरफ से प्रोवाइड किया था अपनी नंझाओ आर्मी के द्वारा, तो वो सब मुझे जो है पाई पाई लौटा दिया जाए। सारा रिकॉर्ड भी होता है, 39 टाइम्स ऐसा हुआ है कि जब मैंने डोयोंग आर्मी को जो है अपनी तरफ से खाना पीना दिया है। 3 सालों में मैंने इतना कुछ किया है डोयोंग आर्मी और यहाँ के लिए कि तुम लोगों को तो पता भी नहीं चला कि आखिर नंझाओ आर्मी है तुम लोगों के ऊपर इतना एहसान क्यों कर रही है। बट अब बहुत हुआ, 3 सालों में मैंने इतना एहसान कर दिया कि तुम लोग मेरे एहसान का ही पूरा गला ही घोट दिया है। कोई बात नहीं, रिलेशनशिप खत्म हुआ, अब सब कुछ खत्म होगा, चलो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी लौटा दो ताकि मैं यहाँ से जा पाऊँ। कर्नल कहते हैं हाँ सही कहा, टाइम आ गया है, अब यहाँ पर रुकने का कोई भी रीजन नहीं बनता है। मैजेस्टी कहते हैं जनरल क्यों, प्लीज हम लोग एक एक चीज करके डिस्कस करते हैं, कुछ बातचीत करेंगे तो बातें बन जाएंगी। कहते हैं बातचीत करने का टाइम खत्म हुआ। तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ गलत था, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप को तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना, थोड़ी सी तुम मर्जी दिखाओ हम लोगों को। यहाँ पर उसका भाई कहता है हम लोग अगर अपनी कंट्री से दे देंगे, अपना सब कुछ इसे दे देंगे तो हम लोगों के पास क्या बचेगा, हम लोग तो भिखारी बन जाएंगे।
क्वीन मदर कहती हैं कि प्लीज प्रिंसेस, आपको अपने बिहेवियर को ध्यान में रखना चाहिए, आप तो सेल्फिश बन रही हैं। ये जनरल क्यों कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बहुत डार्क डे है प्रिंसेस, आपको यहाँ से चलना चाहिए, हिसाब तो मैं चुकता कर लूंगा। और जो कोई भी बहुत तेज तेज से बोल रहा था ना, तो मिंग्यू कहती है कि जो जितना तेज बोल रहा है ना, उसकी आवाज उतनी ही नीचे दबा दी जाएगी। और यहाँ पर जो डावरी आई थी ना, वो डावरी भी वापस ले जाने की वो बात करती है कि यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, मतलब कुछ भी नहीं। और तुम्हें अब 18 कॉन्कुबाइन से करनी है, 20 कॉन्कुबाइन से शादी करनी है, सबसे करो, ये तुम्हारी चॉइस है। क्वीन मदर सब के सब डर जाते हैं कि हम लोग इसे सब नहीं दे सकते हैं, आखिर हमारी टेरिटरी में भी तो कुछ रहना चाहिए, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम लोगों ने गलती करी है। अब यहाँ पर उसका भाई कहता है ये सब क्राउन प्रिंस की गलती है कि ये अपनी वाइफ को नहीं समझ पाया। कहता है मदर नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गलती नहीं की। उसके सामने जैसे चक्कर आने लगता है। तब क्वीन मदर कहती है कि देखो प्रिंसेस, देखो मेरा बेटा शायू से इसलिए शादी कर रहा था ताकि वो इस राज्य का भला कर पाए, वरना भला वो तुम्हें छोड़कर उस शायू से शादी क्यों करता है, उसे इस तरह ब्लेम मत करो। प्रिंसेस क्वीन मदर का हाथ झटक देती है, कहती दूर हटो। वो नील डाउन हो जाती है कि मेरे बेटे की हेल्प कर दो। क्राउन प्रिंस भी नील डाउन हो जाते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ही चीप हरकतें की, मैं शायू से शादी नहीं करूंगा। उसका भाई कहता है कि शादी तो करना ही पड़ेगा, तुमने फैसला लिया है। सामने उसका भाई बैठ जाता है कि रॉयल हाइनेस, इस तरह मेरी बहन को क्राउन प्रिंस ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हैं। अगर मेरी बहन से इसने शादी नहीं किया ना, तो मैं इसे मार डालूंगा यहाँ पर। जैसे ही मारने चलते हैं तो जनरल की उठते हैं और वहां पर उसके भाई का तुरंत गला काट देते हैं। उसका गला कटा हुआ देख कर ना अब तो सब डर जाते हैं, कहते हैं ये क्या हुआ, इसने तो 1 मिनट भी नहीं लगाया इसे मारने में, तो ये हम लोगों को मारने में तो ज़रा सा भी देर नहीं लगाएगा। वो बल्कि एक जनरल था और हम लोगों को तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि इस तरह मत करो प्लीज़, हम लोग माफ़ी माँग रहे हैं ना, गुस्सा मत करो। मिंग फिर से क्वीन मदर को एक थप्पड़ मारती है, बस करो, बहुत हुआ। कहती है मैं नाक रगड़ कर माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ। कहती है कि ठीक है, चलो मर जाओ यहाँ पर। कहती है मर जाऊँ, कैसे मर जाऊँ? कहती मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ना, मर जाओ यहाँ पर। सबसे ज़्यादा हँसी तो आ रही थी क्विंग्सो को कि ये लोग आपस में ही बहस कर रहे हैं। अब समझ में आएगा कि लोगों का मैंने क्या हाल किया है। क्वीन मदर तो हंसने लगती है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया है, इतनी बेइज्जती हम लोगों की कैसे हो सकती है। देखते हैं कि 3 सिटी को डायवांग सिटी से ले लिया जाता है। प्रिंसेस कहती है कि जनरल क्यों, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कहते हैं तो मेरी जॉब है। तब प्रिंसेस कहती है तुमने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन पता चलता है कि बाहर जो पेज हियान है ना, वो बैठा है, वो अपने आप को लगातार कोड़े मार रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। जनरल क्यों कहते हैं क्या सच में आप उसे माफ करेंगी? कहती कभी नहीं माफ करूंगी। वो बैठी होती है वहां पर, खाने के एंजॉय कर रही होती है। जनरल क्यों भी बैठे होते हैं, उन्हें भी खाने के लिए देती है। प्रिंस अंदर आते हैं, कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी वाइफ, मैंने जो भी कहा। तब जनरल उसे नीचे गिरा देते हैं कि अब तुम्हारी वाइफ नहीं है, आइडेंटिटी याद रखो कि तुम क्या हो और जो सामने बैठी वो क्या है। कहती है अच्छा ठीक है प्रिंसेस, मुझे माफ कर दो, प्लीज इस तरह हम लोगों को डिस्ट्रॉय ना करो। मिंग्यू कहते तुम तो जेल में जाने के लायक हो, तब भी तुम्हें यहाँ पर खड़े होने दिया जा रहा है। यहाँ पर मिंग्यू उसकी ऐसी बेइज्जती कर रही थी ना, क्राउन प्रिंस कहते हैं एक दासी मेरी बेइज्जती कर रही। कहती क्यों? हमारी तो कोई भी लड़की बेइज्जती करेगी, क्योंकि तुम तो लड़कियों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो। जाकर तुम शादी करो और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताओ, तुमने प्रॉमिस किया है ना उससे शादी करने का। कहता है कि मैंने बस अपना बैकग्राउंड सही करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम प्रिंसेस हो, मुझे तो लगा तुम डॉक्टर हो। कहती हाँ, अगर मैं डॉक्टर होती तो सच में तुम अब तक तो मुझे मार चुके होते, लेकिन कोई बात नहीं। डॉक्टर की श्रेणी मैंने अपने पीछे से हटा दी और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया जाता है। जनरल क्यों कहते हैं मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ। कहती है एडमायर? कहते 3 साल से तुमने क्या किया? कहते 3 साल में मैंने बस आपके महल की देखभाल की है। आपका भाई भी अब डे बाई डे डेंजरस होता जा रहा है, वो आपको मारने के लिए नए नए प्लान बना रहा है। कहती है कि अच्छा, मेरे भाई भी 3 सालों में पर ज्यादा निकल आए हैं, उसके भी परों को काटना पड़ेगा। बाहर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस खड़े होते हैं, कहते हैं जनरल क्यों प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकने दो। जनरल क्यों कहते हैं आउटसाइडर के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। पेजियन कहता है क्या तुम प्रिंसेस को एडमायर करते हो क्या? कहते हैं बस बहुत हुआ, तुम इतना ज्यादा बोल कैसे सकते हो, तुम्हें यहाँ पर बैठने की भी इजाजत मेरी वजह से मिली है। कहते हैं बस मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है, तुम तो एक कावड़ हो जो अपने दिल की बात नहीं कर पाए, लेकिन मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। कहते हैं हाँ मैं लाइक करता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह जिद्दी नहीं हूँ कि पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाऊं। मैं बस एडमायर कर रहा हूँ प्रिंसेस को, जो वो कहेंगी मैं करूंगा, मैं उनकी हर ड्रीम को फॉलो करूंगा, हर ड्रीम को मानूंगा, लेकिन मैं कभी उन पर कभी अपना हुक्म
नहीं जता सकती। मिंग्यू कहती है कि जनरल क्यों कितने अच्छे हैं, कल तो वो आपके लिए लड़े भी, आपको नहीं लगता कि वो आपको बहुत लाइक करते हैं। अभी हम प्रिंसेस को देखते हैं जो जाती है अपने भाई से मिलने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी दासी उसको रोक लेती है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, यहाँ पर बस कुछ ही लोग आ सकते हैं, मुझे अंदर जाना है। जबरदस्ती उसको पकड़ कर ना एक जगह पर कैद कर दिया जाता है। उसकी दासी उसको बेचने की बात कर रही थी कि इस लड़की को बेचकर अच्छे पैसे कमाए जाएंगे, लेकिन प्रिंसेस की एक चाल होती है जो जनरल क्यू द्वारा रची गई होती ताकि वो अपने भाई को पकड़ पाए। शायद इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों से वो अपने भाई के करीब जा सकती है। तभी एक आदमी और एक औरत आता है, कहते वाह लड़की तो अच्छी है, क्या नाम है तुम्हारा? कहती है कि मेरा नाम जियांग है। नहीं मैं अपनी बॉडी का सौदा नहीं करती हूँ। तो कहते अच्छा बॉडी का सौदा नहीं करती हो तब भी तुम्हें बेचा जा रहा है, तुम तो काफी अच्छी हो, मरी हो जिंदा हो, बस तुम मेरे सामने हो, चलो आओ ना तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लूं ब्यूटी। प्रिंसेस एक ही बार में उसे नीचे गिरा देती है, कहती है बताओ तुम्हें किसने भेजा है? 3 साल पहले नानजाओ सिटी में मुझे जो है प्रिंसेस के भाई ने भेजा था, तब से मैं बस पीछा कर रहा हूँ, मैंने ये सब काम सिर्फ हाई रैंकिंग के लिए किया है। आखिर मुझे नानजाओ से बाहर निकलने के बाद इतनी अच्छी पोस्ट मिली थी तो मैं कैसे रुक सकता था। मेरा एक काम था कि प्रिंसेस सियाओ को ढूंढ कर उन्हें मारना। हम लोगों ने कभी भी अपनी एक्टिविटी को शो नहीं किया, हमने प्रिंसेस सियाओ पर पूरी नजर रखी। यहाँ पर उसको बार बार थप्पड़ मारा जा रहा था। कहती है कि प्रिंसेस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के लोगों को तो तुरंत मार डालना चाहिए। तभी वही दासी आ जाती है कि इन लोगों को पकड़ लो, इन लोगों ने मेरे आदमी को स्कॉल करने की कोशिश की है। कहती किसकी हिम्मत है यहाँ पर आए? तो आदमी भी होश में आ जाता है कि इसकी जुबान कुछ ज्यादा बढ़ रही है, इसे यहाँ पर मारो। कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता है, तुम डाकू हो ना, बस यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बदल कर रह रहे हो। कहता चलो तुम्हें पता चल ही गया है ना कि मैं डाकू हूँ, तो प्रिंसेस यार मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है? मुझे सब कुछ पता है, हम लोग भी खेल खेल रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जनरल क्यू आ जाते हैं। जनरल क्यू को देखकर होश उड़ जाते हैं उस आदमी के, कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं प्रिंसेस को बुली नहीं करना चाहता था। मिंग्यू कहते बुली तो करना चाहती थी और उस औरत को कम से कम 10-20 थप्पड़ लगाए जाते हैं। कहते प्लीज मुझे बुली मत करो, बस हम लोग लड़कियों को पकड़ते थे, उनके साथ बदतमीजी करते थे और उन्हें छोड़कर चले जाते थे। कहती ठीक है, इन लोगों को मौत के घाट यहाँ पर उतार दो, बाकी लड़कियां जितनी वहां पर पकड़ी गई थी ना उन सबको छुड़ा लिया जाता है। कहती है कि थैंक गॉड प्रिंसेस सही टाइम पर आ गई, वरना पता नहीं हम लोगों का क्या होता। प्रिंसेस का भाई तो सच में पूरी कैपिटल को बर्बाद कर देगा। इधर हम देखते हैं कि अब प्रिंसेस सोच लेते हैं कि अपने भाई से निपटने के लिए मुझे खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। प्रिंसेस को अपने भाई के बारे में पता चलता है कि उसका भाई डायोंग कैपिटल वापस आने वाला है, क्योंकि वहां पर भी सब प्रिंसेस से बदला लेना चाहते हैं। उसका भाई तो ऑलरेडी बदला लेना चाहता है, तो वो सोच रही थी क्यों ना डायोंग कैपिटल को सबसे पहले अपने अंडर में लिया जाए, वहां की प्रिंसेस बनूंगी तो उसका भाई ऑलरेडी ही कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ही कमजोर है। इसी वजह से वो डायोंग कैपिटल जाने का फैसला लेती है। इधर हम देखते हैं प्रिंसेस के भाई को, जैसे उसे पता चलता है कि प्रिंसेस डायोंग कैपिटल जाने वाली है तो वो सोचता है कि पहले वही पहुंच जाए, क्योंकि अगर वो डायोंग कैपिटल पहुंचा और अपने हाथ में पावर ले ली तो प्रिंसेस कुछ नहीं कर पाएंगी। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी कहते हैं कि अब सब कुछ हमारे हाथ में है। तभी पता चलता है नानझाओ की आर्मी फिर इस तरफ आ रही है। मैजेस्टी कहते हैं अब क्या चाहते हैं ये लोग, यहाँ पर से सब कुछ तो हो गया, जो कुछ चाहते थे उन्हें मिल गया है। लेकिन धीरे धीरे मैजेस्टी की जान निकल रही थी कि सच में प्रिंसेस आ गई है। जेल से निकाल कर जो है उस पे जुआन को भी लाया जाता है। तब क्वीन मदर कहती है कि तुमने मेरे बेटे को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया है, इतना क्रूएल हार्ट है तुम्हारा, अभी तुम्हारा मन नहीं भरा है जो तुम फिर से यहाँ पर टॉर्चर करने के लिए आ गए मेरे बेटे को। कहती मैं टॉर्चर करने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे ये डायोंग कैपिटल का थ्रोन चाहिए। मैजेस्टी कहते थ्रोन, लेकिन तुम थ्रोन कैसे ले सकती हो, यहाँ का करंट एम्परर मैं हूँ। कहती करंट एम्परर भले ही तुम हो लेकिन पावर में मैं हूँ। तभी हम देखते हैं उसका भाई आ जाता है कि तुम मैजेस्टी को उनके पद से नहीं हटा सकती हो, जो भी एक कदम आगे बढ़ा उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि अब सारी पावर मैं अपने हाथ में लेता हूँ। कहती अरे ब्रदर तुमसे मिले हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन इंपीरियल सिटी में तुम दिखाई ही नहीं देते। कहते क्योंकि मैं तुम्हें आज यहाँ पर मारने आया हूँ। जनरल क्यू से कहते हैं ठीक है ये मुझे मारने आया है तो इसे ही मौत के घाट उतार दो। एक ही तलवार में उसे वहां पर गला काट दिया जाता है। सब नीचे बैठ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैजेस्टी भी डर जाते हैं और धीरे धीरे अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं। क्वीन मदर कहती है कि तुम ले लो थ्रोन, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो, लड़कियां कभी थ्रोन पर नहीं बैठ सकती। जाती है सामने, कहती है कि कौन कहता है लड़कियां थ्रोन पर नहीं बैठ सकती।
जियान को ही देखो, उसकी मैंने क्या हालत बना दी है। तुम लोग लड़कियों को इतना कमजोर समझते हो और मेरी मदर इन लो जैसी औरतें मिल जाए ना तो ये सिर्फ नोबल स्टेटस को ही अपने सामने रखेंगी, बाकी सबको बस बुली करेंगी, क्योंकि इनके सामने बाकी औरतें ना किसी काम की नहीं है। बट मैं तो कहती हूँ ना, मेरी मदर इन लो के अंदर कोई शर्म ही नहीं है जो लड़कियों को इतनी गंदी नजर से देखती है। याद रखो आज के बाद कि कोई भी लड़की किसी भी बात पर पहुंच सकती है और किसी भी थ्रोन को अपने अंडर में ले सकती है, अगर उसके पास हिम्मत और ताकत है। वहां पर वो बैठ जाती है, सबके सब उसे ग्रीट करते हैं, कहती है हिम्मत है तो कोई मुझे रोकर दिखाए। कई साल बीत जाते हैं, वो थ्रोन को संभाल रही होती है। यहाँ पर अब कहीं न कहीं प्रिंसेस कुंगसू को लग रहा था कि उन्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए वो जनरल क्यू को अपने पास बुलाती है कि तुम मेरे पास आओ, मैंने सुना है कि तुम मुझे लाइक करते हो। कहते नहीं नहीं प्रिंसेस, ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ मेरी फीलिंग है। कहती है क्या तुम मेरे सामने अपने दिल की बात भी नहीं कर सकते। कहते हैं प्रिंसेस, मैं बचपन से आपको जानता हूँ, तो बस मुझे आपसे लगाव है। तब यहाँ पर वो कहती है मिंग्यो तुम बाहर जाओ, मुझे तुमसे शादी करनी है और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे एक बच्चा हो ताकि इस कैपिटल का भी भला कर पाए और हम दोनों भी एक साथ रहें। वहाँ पर दोनों अपना टाइम स्पेंड करते हैं। पेजवान तना फिर से बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया था, वो हर रोज प्रिंसेस को याद करता बुलाता। प्रिंसेस कहती है पहले जो मैंने गलती की थी उसकी जान बचाने की, दोबारा तो नहीं कर सकती। उसका मरना तय है वहाँ पर। तब भी जाती है उससे मिलने के लिए, उसकी कोई भी हेल्प नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। गलती एक बार होती है, दोबारा नहीं होती है। फूल गिर जाए ना तो दोबारा उसे उसी डाली में नहीं जोड़ा जा सकता है। अलविदा तुमसे। प्रिंस उसको बुलाते रह जाते हैं लेकिन वो उसे छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग भी होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।